नमस्कारम दोस्तों। क्या हाल है? ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बड़े ही हाल होगा। चलते हैं आज के टॉपिक पे, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जो कि हमने अभी तक जहां तक पढ़ लिया था उसका छोटा सा रिकेप कर लेते हैं। अब तक हमने पढ़ लिया था, यानी कल से लेकर कल पढ़ा था हमने 19वीं शताब्दी, किस प्रकार 19वीं शताब्दी में परिवर्तन हुआ था ये पढ़ा था। किस प्रकार के उसमें तीन प्रवाह हुए थे जिससे विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ था। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ था। कैसे ब्रिटेन ने सभी को अपने साथ एक किया था अपनी खेती के लिए, उसके लिए श्रम प्रवाह के लिए सब किया था, वो पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था हमने कि किस प्रकार से जो है अफ्रीका को यूरोप ने गुलाम बनाया था। और अब हम इसी कड़ी में आगे पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से अफ्रीका के जो लोग थे उनको उन्हीं के देश में गुलाम बनाकर जो उनसे काम करवाया जा रहा था, उद्योगों में लगाया जा रहा था, ठीक उसी प्रकार से जो ये अमेरिका था, रूस था, ऑस्ट्रेलिया था, जहां पर ये खेती करवा रहा था, कौन? ब्रिटेन करवा रहा था ना। इसने क्या किया, अपने कार्य को करवाने के लिए भारत से भी लोगों को ले जाना चालू किया, जिसे नाम दिया गया भारत से अनुबंधित श्रमिक। अनुबंधित श्रमिक, भारत से अनुबंधित श्रमिक। और कई बार इसका नाम मिलता है नई दास प्रथा। नई दास प्रथा, यानी कई बार तो इसका नाम मिलता है कि भारत से अनुबंधित श्रमिक, और कई बार इसका नाम मिलता है नई दास प्रथा। यानी इसमें क्या हो रहा था, अनुबंधित का अर्थ समझते हैं पहले तो। अनुबंधित का अर्थ अपन ले सकते हैं एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट साइन करवाते हैं ना अपन, जैसे आज वर्तमान में भी होता है कि कुछ एजेंट होते हैं जो लोगों को विदेश भेजते हैं, उसके लिए उनसे एजेंट एग्रीमेंट करवाते हैं, पैसे लेते हैं, फिर उनको वहां पर भेज देते हैं, उसके बाद उनको काम मिलता है। इस प्रकार का जो काम होता है, इसी के दौरान जो ना इन्होंने भी यही किया था। इन्होंने क्या किया था, कुछ लोगों को एजेंट के रूप में तैनात किया था कि आपका काम क्या है, आप लोगों को, श्रमिकों को एग्रीमेंट पर लेके आओगे और उसके बाद हम उन लोगों को भारत से बाहर विदेशों में भेज देंगे। और हो सकता है अगर भारत में भी रखना हो तो भारत में भी रख लेंगे, लेकिन यानी ये हमारे लिए काम करेंगे। अब इसमें समस्या क्या थी, इसमें ये समस्या थी कि ये जो एग्रीमेंट होता था ये 5 साल का होता था। कितने का होता था? 5 साल का ये एग्रीमेंट होता था। यानी क्या किया जाता था कि अंग्रेज खुद तो डायरेक्ट आते नहीं थे, उनको पता था कि हम अगर किसी को लेके जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा विरोध हो जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो भारतीय लोग थे उनको ही एजेंट के रूप में जो है उन्होंने कहा कि आप जो है हमारे लिए श्रमिकों की क्या करो, नियुक्ति करो, और फिर उनसे ना एग्रीमेंट करो 5 साल का, कि 5 साल के लिए वो कहीं भी जा सकते नहीं है। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, श्रमिक है, मजदूर है बेचारा, 5 साल के लिए भी इनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ये थी, दिक्कत ये थी कि इन 5 साल के अंदर इनसे जो वादा किया जाता था ना, इनसे जो वादा किया जाता था कि आपको अगर हम वहां ले जा रहे हैं तो आपको ये सुविधा मिलेगी, आपको इतना वेतन मिलेगा, आपको इस प्रकार से रखा जाएगा, आपके लिए ये सुविधा, यानी कहने का मतलब है इनको जो यहां पर बताया जाता था वहां पर वैसा कुछ भी होता नहीं था, बल्कि वहां पर उसका उल्टा ही होता था। और अगर कई बार अगर कोई श्रमिक है वो बीच में अगर एग्रीमेंट तोड़ के आना चाहता था तो उसको या तो सजा दी जाती थी, या अगर सजा नहीं देती तो अपने पास रखा जाता था। यानी सीधी भाषा में बोलूं तो ये 5 साल की एक कारावास का सा सिस्टम था। यानी 5 साल की इस श्रमिक को जेल सी हो गई थी। ये 5 साल तक ना तो अपने परिवार से मिलने के लिए आ सकता है, ना किसी प्रकार का कोई त्योहार अपने परिवार के साथ मिला बना सकता है। यानी अब ये 5 साल के बाद ही छुट्टी पर आएगा, और वो भी आवश्यक नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। वो कई बार तो आ जाते थे और आने के बाद कुछ दिन रहकर तुरंत उनको फिर से ले जाया जाता था, और कई बार वो आते भी नहीं थे। यानी ये दिक्कत क्या थी कि भारत से जो श्रमिक ले जाए जा रहे थे उनका जो वहां पर जीवन था वो बड़ा ही कठोर था, बड़ी ही यातनाओं के साथ जो है वो उनको वहां पर अपना जीवन जीना पड़ता था। इस कारण जो भारत के लोग थे, भारत के जो श्रमिक थे, वो इससे परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको वादा क्या किया जाता था और वहां पर ले जाकर काम कुछ और ही करवाया जाता था। और भारत के जो लोग थे उनको मुख्यतः कहां ले जाया जाता था? कैरिबियाई द्वीप में। कैरिबियाई द्वीप में, कैरिबियाई वही वेस्ट इंडीज वाले नहीं है क्या, वो वाले, उन वाले देशों में जिनमें मुख्यतः ले जाया जाता था इनको। गुयाना में, त्रिनिदाद में, सूरीनाम में,
अगर ये याद रहे तीनों तब तो बहुत बढ़िया है। ये दो तो फिर भी याद हो जाएंगे आगे, क्योंकि इनमें कुछ उत्सव वगैरह आएंगे। अगर इतना याद नहीं रहे तो इतना तो याद रखना ही रखना है कि कैरिबियाई द्वीप में जो है वो भारतीय लोगों को ले जाया जाता था। उसके अलावा मॉरिशस में ले जाते थे, फिजी, और इसके अलावा असम में भी इनको ले जाया जाता था। असम में चाय बागान होते थे ना, उसमें भी इनको ले जाया जाता था। जैसा कि हमने ऐसे योग आंदोलन में पढ़ा था कि आसाम के जो बागानों में तो इनलैंड एग्रीमेंट होता था ना, उसके तहत इनको भर्ती किया जाता था, तो उसमें भी इनको ले जाया जाता था। यानी मोटा मोटी बात यही है कि इनको वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वहां पर इनके साथ वो व्यवहार नहीं होता था जो इनके साथ व्यवहार होना चाहिए था। यहाँ पर कुछ और बताया जाता और वहां पर ले जाकर इनके साथ कुछ अलग तरीके से व्यवहार किया जाता था। और अगर बीच में कोई व्यक्ति इससे परेशान होकर इसको तोड़ने का प्रयास करता तो उसको कठोर दंड दिया जाता था। यानी सीधी भाषा में बोला जाए तो 5 साल की जेल है जो काटनी पड़ेगी ही पड़ेगी, और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि इनको छोड़ दिया जाएगा। इससे क्या, भारतीय जो लोग थे वो बड़े ही परेशान हो गए थे। अब आपको पता है कि भाई जब इतना सब कुछ गलत हो रहा है, जैसे आपने केजीएफ फिल्म देखी होगी, ये भाई काफी पॉपुलर फिल्म रही हुई है अपने वर्तमान समय की। तो उसमें क्या था, वो नराची में उन लोगों को रखा जाता था, याद आ गई है, क्या नाम था उसका, गरुड़ा, उसमें रखा जाता था नराची के अंदर। अब उनको ना कहीं बाहर जाने देता था, बस वहीं पर रहो, सोना निकालो, खाना वो जो मिल गया, कष्ट देते थे उनको। ठीक ऐसा ही सिस्टम भारतीयों का सेम का सेम उसी प्रकार का सिस्टम इनका था। भागने की कोशिश करते तो मार दिए जाते, या फिर कोड़ों से मारा जाता या सजा दी जाती, वो का वो सिस्टम इनका था। अब वहां पर भी वो जैसे खुशी के लिए कभी मिलकर बैठते थे, कई बार वो एक अंधा व्यक्ति था, वो कुछ सुनाता था, वो एक पागल सा था, वो कुछ गाता था, कविता वगैरह। ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ, भारत के जो लोग थे उस समय ये लगातार क्या कर रहे थे, इनको पता था 5 साल रहने तो है भाई, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, 5 साल तो हमको यहाँ पर व्यतीत करने पड़ेंगे। तो जब व्यक्ति को क्या होता है, मजबूर हो जाता है, तो वो क्या करता है, जहां पर है, जिस परिस्थिति में है उसी में क्या करता है, खुश रहने का प्रयास करता है। कि भी जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरी मजबूरी है, मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है, मुझे यहाँ पर रहना ही पड़ेगा, प्रत्येक स्थिति में रहना ही पड़ेगा, तो व्यक्ति क्या करता है कि वो जो दुख के पल होते हैं उनमें भी प्रयास करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ इस प्रकार के कार्य किए जाए जिससे कि थोड़े समय के लिए सही पर मुझे जो है वो सुख के पल प्राप्त हो। तो ठीक यही कार्य जो है उस समय के भारतीय लोगों ने किए। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जहां भी थे वहीं पर कुछ उत्सव बनाने चालू कर दिए, कुछ त्योहारों को बनाना चालू कर दिया, जिसके अंदर जो सबसे प्रमुख है उसका नाम है होसे। ये इन्होंने जो है एक उत्सव बनाना चालू किया था। ये जो उत्सव था ये बनना, इसका जो भारतीय नाम है, यानी भारत में किसको देखकर इंस्पायर हुआ था, किसकी प्रेरणा से था, तो मुहर्रम जो निकालते हैं उनको देखकर जो है वहां पर जो है वो होसे जो है वो मुहर्रम जो है उसी के आधार पर जो है एक त्योहार मनाया जाता था। वैसे इसको त्योहार अपन वैसे नहीं कह सकते, मतलब मनाने के लिए नहीं कहते, एक शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी प्रकार से जो होसे है वो वहां पर मनाया जाता था इमाम हुसैन जी की याद में, उनके नाम पर इसका नाम, पहले तो इमाम हुसैन जी के नाम पर, याद में नहीं, इमाम हुसैन जी के नाम पर इसका नाम होसे रखा गया था। और होसे जो त्योहार है वो मुहर्रम की तरह होता था, यानी होसे जो त्योहार है वो मुहर्रम के आधार पर वहां पर बनाया जाता था। और होसे जो नाम है वो इमाम हुसैन जी के नाम पर दिया गया था। और ये त्रिनिदाद जो क्षेत्र है उसमें काफी मशहूर भी हुआ था। एक इन्होंने ये बनाया, दूसरा बनाया इन्होंने रास्ता फारियनवाद। दूसरा इन्होंने ये दिया रास्ता फारियनवाद। खुद ही नाम ही तो बड़ो है, अभी तो बड़ो नाम है तो है भाई, रास्ता भी है, फारियान भी है, वाद भी है, यानी ये त्योहार इन्होंने मनाया। और तीसरा मनाया जो भारतीयों का फेवरेट है, चटनी म्यूजिक, ये त्योहार इन्होंने मनाया जो कि त्रिनिदाद में और गुयाना में काफी फेमस हुआ था। यानी इन्होंने क्या किया कि अब हम जिस परिस्थिति में उसमें तो हैं भाई, उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, तो जैसे भी हो खुश रहने का प्रयास करो। इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने 3 त्योहार मनाए थे, जिनमें एक था होसे जो कि मुहर्रम की तरह बनाया जाता था, जो कि
इमाम हुसैन जी की याद में मनाया जा रहा था। इमाम हुसैन जी की याद में नहीं, इमाम हुसैन के नाम पर इनका नाम होसे रखा गया था, यानी इनका नाम जो है वो होसे जो है वो इमाम हुसैन जी के नाम पर रखा गया था। उसके अलावा दूसरा था रास्ता फारियान वात, रास्ता फारियान वात, और जो तीसरा था वो था चटनी म्यूजिक। ये 3 प्रकार के जो उत्सव हैं वो उस समय मनाए जा रहे थे। फिर जैसे जैसे थोड़ा समय बीता 1921 के अंदर 1921 के अंदर भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई इस प्रकार से जो हमारे लोगों को ले जाया जा रहा है वो गलत है, और भारत से अनुबंधित श्रमिकों को ले जाना बंद कर दिया गया था। यानी 1921 तक तो इनको इसी प्रकार से ले जाया गया, और 1921 में जब इनका लगातार विरोध बहुत बढ़ गया तो इस प्रकार से भारतीय लोगों को अनुबंधित श्रमिक के रूप में ले जाना जो है वो बंद कर दिया गया था। तो इस प्रकार से भारत के जो लोग थे वो ब्रिटेन के द्वारा जो है वो अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। अभी तक हमने जो बात की है उसी के अंदर हमने सिर्फ इतनी ही बात की है कि जो भारत है इसका अभी तक कहीं भी व्यापार में जिक्र नहीं आया कि भी चलो ठीक है यहाँ से लोग भी ले जाए जा रहे थे, लेकिन ये नहीं पता कि विदेशों में जो व्यापार हो रहा था इसमें भारत का कोई रोल था या नहीं था। तो अब हम बात करेंगे जो ये विदेशों में जो व्यापार चल रहा था इसमें भारत की क्या भूमिका थी। भारत बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए स्तर पे था कि मतलब कुछ कर ही नहीं रहा था या फिर कुछ कर रहा था, अग्रणी था, जो भी था हम उसकी बात करेंगे। विदेशों में व्यापार और भारतीय उद्योग। विदेशों में व्यापार और भारतीय उद्योग कि जो विदेशों में व्यापार चल रहा था उस समय भारत के अंदर जो उद्योग थे उनकी स्थिति क्या थी। क्या हम विश्व की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, या हम किस प्रकार से करें। तो आपको पता है कि उद्योग जहां भी लगेंगे, इस नाम को पकड़े, तो उद्योग के लिए एक चीज की आवश्यकता होगी ही होगी, और वो है धन। अपनी भाषा में बोले तो पैसा, यानी पैसा चाहिए ही चाहिएगा। अगर आपको उद्योग लगाना है तो पैसे की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये पैसा क्या कर रहे थे, जो बड़े बड़े बागान थे, भी भारत में आपको पता है कि चाय के बागान थे असम की साइड में, जो बड़े बड़े बागान थे इनके लिए तो क्या हो रहा था, पैसा चाहिए। इनको तो पैसा मिल रहा था बैंकों से कर्जा, जो बड़े बड़े बैंक थे वो इनको कर्जा दे रहे थे। लेकिन जो छोटे उद्योग थे, जो छोटे छोटे स्तर पर थे, इनको कर्जा कहां से मिलेगा, और इनको जो कर्जा देने का काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे साहूकार। अब देखो यहां पर एक मजेदार बात सामने आएगी, पहले ये बात करूंगा उसके बाद उस बात को यहां से रिलेट कर दूंगा। अब ये साहूकार क्या होते थे, ये क्या अपना पैसा देते थे, दिमाग वाले थे, थोड़ा अपना पैसा देते थे, और यूरोप के जो बैंक होते थे उन्हीं से कर्जा ले लेते थे, क्योंकि इनके पास तो दिखाने के लिए धन वगैरह जमीन वगैरह होती थी। ये क्या करते थे, यूरोप के बैंक से पैसा लेते थे, उसको छोटे किसानों को कर्जे के रूप में दे देते थे, उनसे ज्यादा ब्याज ले लेते, इनको इनका पैसा अपने मुनाफे में। ठीक है, यानी कितना दिमाग लगा रहे हैं उस समय कि जब अपना पैसा प्रयोग नहीं ले रहे हैं, यानी किसी को कर्जा दे रहे हैं तो भी अपना पैसा प्रयोग नहीं ले रहे, इनके पास से पैसा लेकर इनको दे रहे हैं और उसमें खुद भी कमा रहे, यानी इनका पैसा इनको देकर और इनसे पैसे कमा रहे हैं। देखना आगे, देखो यहीं तक नहीं रुके, जो इन साहूकारों ने जो है अपने संगठन बनाने भी चालू कर दिए। कैसे संगठन, ऐसे संगठन जो दूर दूर तक पैसों को लेकर जाते थे, यानी कर्जा इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको अपना व्यापार बना लिया, अपना कार्य बना लिया कि हम क्या करेंगे, जो कर्जा है वो अलग अलग जगह पर भी देंगे, और इस प्रकार के संगठन बनाएंगे जो इस कर्जे को जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचेगा। और यहां तक कि भारत में नहीं रुके, जो यूरोप के गुलाम था अफ्रीका, यहां तक जाके जो है भारतीय लोगों ने उनको कर्जा दिया था। यानी अगर आप गौर से देखोगे तो भारतीयों का आप दिमाग देखो, माइंडसेट देखो, एक जगह हो रहा है जहां पर मैं इनको आपका माइंडसेट बताऊंगा कि बड़ों को तो पैसा मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा उनको साहूकार दे रहे हैं, साहूकार भी अपना पैसा कम दे रहे हैं, ज्यादातर यूरोप के बैंकों से कर्जा ले रहे हैं और उसी को इनको प्रोवाइड करेंगे लोग, आप लोग। और अपने ऐसे संगठन बना लिए जिन्होंने जगह जगह पर इस प्रकार की जो है शाखाएं खोल ली कि ये क्या कर रहे थे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर्जा प्रोवाइड कराने का काम कर रहे थे, और अपना जो पैसा है वो भारत तक ही सीमित नहीं रखा, अफ्रीका में जाकर भी कर्जा दिया। इस प्रकार की जो है सक्षम बुद्धि भारतीय लोगों के पास थी।
किस प्रकार से आगे इनको एक नुकसान होगा, उस नुकसान को भी किस प्रकार से चेंज करके भरपाई में कर लेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूँ कि एक अंग्रेज थे जेम्स मिल, उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय लोग इतने असभ्य हैं, 8th की बुक में है कि भारतीय लोग इतने असभ्य हैं कि उनको अगर हम अंग्रेज जो हैं, यूरोपीय जो लोग हैं, अगर हम नहीं आएंगे तो भारतीय लोग कभी तरक्की नहीं करेंगे। अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि जिस भारत को आप तरक्की की रास्ता दिखा रहे हो, तरक्की की राह दिखाने का प्रयास कर रहे हो, उस भारत ने संपूर्ण विश्व को तरक्की की राह दिखाई है। क्यों? कि भारत जो है वो विश्व गुरु ऐसे ही कहा नहीं जाता। अगर इसके पास सभ्यताएं नहीं होती, इसके पास संस्कृतियां नहीं होती और सबसे पुरानी संस्कृतियां नहीं होती तो भारत को कभी भी विश्व गुरु कहा नहीं जाता। तो अगर कहा जा रहा है तो हमने ऐसा कुछ ना कुछ इतिहास में अवश्य ही किया है जिसके लिए हमें इस प्रकार के पद से सम्मानित किया जा रहा है। तो जो लोग उस समय में कहते थे कि हमारे पास जो है असभ्यता थी, उन लोगों को कौन बताया कि जब आप लोगों के भूखमरी थी उस समय भी हम साधन संपन्न और धनी देशों में गिने जाते थे। ये तो आपकी किताब के अंदर ही आया है। तो चलो आगे चलते हैं। इसलिए हमें यानी भारत को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या हैं और हम किस स्तर तक के हैं। चलो, तो क्या कह रहा था मैं, इसने अफ्रीका तक भी जाकर जो है लोगों को कर्जा दिया था। आगे चलते हैं। देखो, एक बात हुई कि ये तो बात हुई कि भी कर्जा किस प्रकार से मिल रहा था, यानी धन जो है उसका किस प्रकार से। तो अभी तक तो हमने ये बात कर ली थी कि किस प्रकार से जो भारत का को जो धन जो है वो तो उद्योगों से मिल रहा था, लेकिन अभी तक हमने ये बात नहीं की है कि क्या भारत ने विदेशी व्यापार में किस प्रकार से अपना योगदान दिया था, किस प्रकार विश्व की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भारत ने भी प्रयोग किया था या जो कहते हैं योगदान दिया था। तो देखो, भारत ने इसके अंदर बहुत ज्यादा योगदान दिया था। किस प्रकार से दिया था कि ब्रिटेन का जो क्षेत्र है, यानी जो ब्रिटेन है उसको मान लो और उसको क्या मान लो, लगभग जगह को जो है वो कपास जो है यानी कपड़ा जो है वो कपड़ा देने का काम भारत ही करता था। यानी सूती वस्त्र के अंदर भारत जो है हमेशा से ही समृद्ध था, हमेशा से ही समृद्ध था। तो जो कपड़ा देने का काम है ये भारत ही कर रहा था। तो ब्रिटेन को भी जो कपड़ा जा रहा था वो भारत की तरफ से जा रहा था। यानी भारत जो है वो कपड़ा निर्यात करने का, कपास निर्यात काम करने का काम जो है वो भारत ही कर रहा था। यानी अच्छी खासी इसकी इस पर पकड़ थी। लेकिन फिर क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर भी धीरे धीरे जो है वो कपास का उत्पादन होने लग गया। यानी इन्होंने भी जो है वो कपास जो है उसको बनाना चालू कर दिया, क्योंकि औद्योगिकीकरण हुआ था, बताया था ना, उद्योग वगैरह लगे थे। अब जब वो लगेंगे तो कुछ ना कुछ उत्पाद तो बनेंगे। तो क्या हुआ, औद्योगिकीकरण के कारण जो है ब्रिटेन के अंदर भी कपास का उत्पादन बढ़ गया था। तो अब ये तो बात है ही निश्चित है कि जब हमारे खुद के पास कपास होगा तो हम कहीं और से क्यों खरीदेंगे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वो भारत का कपास जो है वो कम बिकना चालू हो गया। यानी जो भारत 1800 में 30% कपास का निर्यात करता था, मात्र 70 सालों के अंदर यानी 1870 के अंदर वो कपास का निर्यात मात्र 3% रह गया। यानी देखो 30-3 सेम सा है। इन कहने का मतलब क्या कि जो कपास भारत 1800 के अंदर 30% निर्यात कर रहा था, वही कपास अब 1870 के अंदर आते आते मात्र 3% निर्यात होने लग गया, क्योंकि इसने अपना कपास बनवाया, कपास बनाया तो उसे कपड़े भी बनाएगा। अब इसने क्या किया, वो कपड़े बना के ब्रिटेन के अंदर भी चलाए और ब्रिटेन के साथ साथ भारत के जो मार्केट थे उनके अंदर भी इन कपड़ों को लेकर आया। अब इनके कपड़े क्या थोड़े सस्ते पड़ते थे क्योंकि वो मशीनों से बनते थे और भारतीय कपड़े महंगे पड़ते थे। तो भारतीयों ने क्या किया, सस्ते कपड़े की ओर गए, क्योंकि गरीब लोग हैं वो सस्ते कपड़े भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन कपड़ों को लेना प्रारंभ कर दिया, जिससे क्या कपास का जो निर्यात था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। और मात्र 70 सालों के अंदर यानी 1800 से 1870 तक जो कपास 30% बेचते थे, हम निर्यात करते थे, वो अब मात्र 3% ही निर्यात होने लग गया। तो क्या हुआ, अब हमें इससे नुकसान हुआ। वे चिंता की बात तो है, वे चिंतित होने की तो बात कि भी हमारा जो सबसे बड़ा उद्योग है वो अब धीरे धीरे घाटे में जाने लग गया। लेकिन भारतीय तो भारतीय हैं, दिमाग लगाया कि चलो हमारा कपड़ा नहीं बिक रहा है, यानी हमारा कपास नहीं बिक रहा है। तो इन्होंने क्या किया, कपड़े के लिए जो कच्चा माल होता है, देखना दिमाग देखना, जो कपड़े के लिए कच्चा माल होता है अब उसको ही एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया।
कपड़े के लिए जो कच्चा माल होता है, जैसे नील हो गया, नील का रंग दिया जाता है, इस प्रकार का, या अन्य जो भी कच्चा माल लगता था कपड़ा बनाने के अंदर, इन्होंने क्या किया, चलो कपड़ा ही तो नहीं बिक रहा है, तो हम क्या करते हैं, कपड़ा बनाने के लिए जितने भी कच्चे माल की जरूरत होती है वो सारा माल अब हम इनको देंगे। किनको देंगे? ब्रिटेन को भी देंगे, जो अन्य देश लेंगे उनको भी लेंगे। यानी जो भारत पहले कपास या कपड़ा निर्यात करता था, अब वो कच्चा माल जो है उसको निर्यात करना चालू कर। कपास का कच्चा माल, जो कच्चा माल 1812 तक मात्र 5%, कितना, मात्र 5% ही निर्यात होता था, वो 1817 आते आते यानी मात्र 60 सालों में 35% तक निर्यात होने लग गया। देखो कितना गुना बढ़ गया। यानी यहां पर जब 27 गुना कम हुआ तो यहां पर हम भारतीयों ने 30% जो है कच्चे माल का जो निर्यात है वो बढ़ा दिया। अब आप बताओ इससे बड़ी बुद्धिमत्ता की बात किसी देश के लिए क्या होगी कि उनके लोगों में, उनके व्यापारियों में इतनी सक्षमता थी कि अगर किसी एक चीज में घाटा हो रहा है तो उसकी भरपाई किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला जाए। तो इस प्रकार अगर हम कहें तो भारत की अर्थव्यवस्था ने भी विश्व के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया था। किस प्रकार से दिया था वो मैंने बता दिया। अब आप बताओ कि ऐसा देश जिसमें इतने सक्षम लोग होंगे वो असभ्य कैसे हो सकता है? किस आधार पर अंग्रेजों ने हमें असभ्य कहा? असभ्य कहने का सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि वो जो है वो हमें ये दिखाना चाहते थे कि जिस व्यक्ति को भी अपना इतिहास पता होता है, जिस व्यक्ति को भी पता है कि हमारा गौरवशाली इतिहास है, फिर वो उसी के आधार पर चलने का प्रयास करता है। तो अगर हम उनकी सोच को ही खत्म कर दे, यानी इन लोगों को खत्म ही कर दे, इनके इतिहास से ही अलग कर दे, या इनके इतिहास में इनको ये दिखा दे कि ये असभ्य थे, तो इनके अंदर जो पहले से ही है वो कमजोर की या दीनहीन की भावना आ जाएगी। बस इसीलिए इन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया था। लेकिन हम कितने सक्षम हैं वो हमें हमारे इतिहास से ही पता चल जाता है, ठीक है। इसलिए हमें इतिहास को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार जो है भारत की अगर अर्थव्यवस्था में बात करें तो भारत का बहुत बड़ा योगदान था। अगर हमारे से हमारा कपड़ा नहीं बिक रहा था तो हमने कच्चा माल बेचना चालू कर दिया था। अब चलते हैं आगे। यानी इस प्रकार जो है भारत के जो उद्योग थे वो उस समय भी विश्व की अर्थव्यवस्था में जो है वो अपना योगदान दे रहे थे। अब इसके अंदर एक टर्म आता है वो है व्यापार अधिशेष। व्यापार अधिशेष, ये जो प्रश्न है कई बार है 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है। व्यापार अधिशेष, अधिशेष, व्यापार के अंदर तो व्यापार होता ही है, शेष का अर्थ होता है बचना। यानी क्या होता है कि जब दो देशों के बीच व्यापार होता है, मान लो एक देश फर्स्ट ये है और सेकेंड देश ये है, मान लिया किसी दो देशों के बीच लगातार व्यापार हो रहा हो, और व्यापार अधिशेष क्या होता है कि जब दो देशों के मध्य व्यापार हो रहा हो और उसमें से एक देश ही जो है वो हमेशा लाभ में जा रहा हो या मुनाफे में जा रहा हो तो उसे व्यापार अधिशेष की अवस्था कहते हैं। तो नियम तो उनके चलते थे, वो क्या करते थे, हमसे यहाँ पर कम रुपए में खरीदते थे, उसको वहां पर ले जाते थे, वहीं से बनाकर फिर हमारे पास ले आते थे और हमें ज्यादा रुपए में बेच देते थे। यानी भारत और ब्रिटेन के अंदर जब भी व्यापार होता था सदैव ब्रिटेन जो है वो मुनाफे की स्थिति में रहता था। हमेशा जो लाभ होता था वो किसको होता था? ब्रिटेन को होता था। यानी ब्रिटेन जो है वो हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था, और जो वो ये मुनाफा कमाता था भारत से उसका प्रयोग कहां करता था? उसका प्रयोग करता था भारत के अंदर अपने होम चार्जेस पर। होम चार्जेज, ये होम चार्जेज है, ये इंग्लिश का शब्द है होम चार्जेज। यानी अपने जो भारत के खर्चे होते थे, जैसे सरकारी लोगों को वेतन देना, भारत में जो सरकारी लोग वेतन काम कर रहे थे ना, सरकारी अधिकारी, उनको वेतन देना वो इसी पैसे से करता था, ठीक है। और जो भी उनकी सुविधाएं होती थी उन पे जो खर्च होता था वो भी इसी से करता था। जो किले निर्माण वगैरह होते थे उनका जो खर्चा होता था वो भी यहीं से करता था। यानी कहने का मतलब ये है कि ये भारत के अंदर जो भी इसका पैसा लग रहा था उस पैसे को जो है भारत के जो व्यापार अधिशेष की अवस्था में बचता था उसी को लगा देता था। यानी ये तो फिर भी फायदे में रह रहा था, एक वैसे लाभ में, दूसरा जो भारत के अंदर इसका पैसा लगना चाहिए थे वो भारत का पैसा ही लग रहा है। यानी भारत के पैसे से ही भारत को चला रहा था ब्रिटेन। तो इस प्रकार इसे कहते हैं व्यापार अधिशेष की अवस्था, जिसके अंदर दो देश होते हैं और उसमें से एक देश व्यापार के अंदर सदैव मुनाफे की स्थिति में रहता है और वो देश भारत। और जब ब्रिटेन का व्यापार होता था तो हमेशा ब्रिटेन ही रहता था, और ब्रिटेन क्या करता था, उस मुनाफे से अपने होम चार्जेज के जो खर्चे होते थे उन खर्चों को पूरा करता था। अब हम चलते हैं आगे। यहां तक जो है हमने व्यापार अधिशेष पढ़ लिया,
भारतीय उद्योग पढ़ लिया, विश्व में उनका क्या स्थान था।